कोरोना काल में लोगों को जान और माल दोनों को नुकसान हुआ है। न जाने कितने उद्योग धंधे हैं जो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो नौकरियों से घर बैठ गए हैं और कितने ही कारोबार बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे वक्त में लोगों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ रही थी। बड़ी संख्या में लोगों ने आगे हाथ बढ़ाया और एक दूसरे की मदद भी की। हमारी कहानी में भी ऐसे ही होता है कि एक महिला एक गरीब व्यक्ति की, जिसे वाकई कोरोना काल में लॉकडाउन में पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसकी मदद की थी। और उस मदद के बदले में जो उस महिला को मिलता है, उसको सुनने के बाद शायद इंसान ये भी शर्मसार हो उठेगी। कोई भी किसी की मदद करने से कतराने लगेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा की। ज़िला अमरोहा का एक थाना है रजबपुर और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है फैयाज़ नगर। दरअसल एक महिला है जिसकी उम्र 52 साल है, राजेश देवी, जो कि 6 दिसंबर की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास अपनी बेटी से ही कहकर गई थी कि बेटा मैं बस अभी आई। और ये कहकर वो घर से निकली है और कुछ देर के बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी बेटी अपनी माँ के फ़ोन पर जब फ़ोन करती है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, नंबर स्विच ऑफ आता है। वो अपने भैया से कहती है, फिर अपने पापा से कहती है कि मम्मा ये कह के गई थी कि मैं अभी आती हूँ और अभी तक नहीं आई है, जबकि सुबह के 10 बज चुके थे। 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था। अब घर वालों की परेशानी, उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। घर वालों ने आसपास के घरों में पूछा कि क्या तुमने हमारी माँ को देखा है। आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दिया। अब बात ये गांव से बाहर जा चुकी थी क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। लोगों ने खेतों में भी तलाशना शुरू कर दिया, मगर खेतों में भी कोई सफलता नहीं मिली और उधर नंबर बंद आ रहा था। परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही थी और घर वालों के कुछ सदस्य रोने लगे थे अपनी माँ को याद कर करके कि आखिरकार वो कहीं जाती नहीं है, अचानक से कैसे चली गई। पूरी रात भी घर वाले ऐसी तलाश करते रहते हैं। अगला दिन यानी 7 दिसंबर को रजबपुर थाने में जो यहाँ के एसएचओ हैं सुनील मलिक, इनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी माँ अचानक से घर से गायब हो गई है, चली गई है, साहब उसको तलाश करा दीजिए, ये उसका मोबाइल नंबर है। परिजनों ने तमाम संभवतः जितने भी प्रयास हो सकते थे उन्हें तलाश करने के लिए राजेश देवी को, मगर उनके प्रयास सब असफल साबित हो रहे थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है। 7 दिसंबर निकल जाता है, 8 दिसंबर भी निकल जाता है। जब घर वालों को ये लगता है कि पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में परिवार, रिश्तेदार और गांव वालों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर 9 दिसंबर को सीधा पहुंच जाते हैं अमरोहा एसपी कार्यालय में और एसपी आईपीएस पूनम के ऑफिस के सामने जाकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। ज़बरदस्त हंगामा होता है और मीडिया भी पहुंच जाता है और आसपास के लोग भी देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिरकार इतनी भीड़ किस लिए आई है, आखिर वजह क्या है। जब हालात के मद्देनज़र आईपीएस ऑफिसर पूनम ने पब्लिक को समझाया, कहा कि मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय दे दीजिए और मैं राजेश देवी को जल्द से जल्द ढूंढकर आपके सामने ला दूंगी। जब घर वालों ने ये देखा कि हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हैं, तो उन्होंने अपने घर जाने में ही भलाई समझी। सब लोग घर चले जाते हैं और यहाँ आईपीएस ऑफिसर पूनम याद करती हैं रजबपुर थाने के एसएचओ को, जिनका नाम सुनील मलिक है। उनसे कहती हैं कि आपकी जांच कहाँ तक पहुँची है, आपने क्या इसमें प्रयास किए हैं। तो सुनील मलिक कुछ ज़्यादा ठोस जवाब नहीं दे पाते। इस बात को लेकर आईपीएस भड़क जाती हैं और कहती हैं कि तुमने उनका अभी तक सीडीआर भी नहीं निकलवाया, उनकी लोकेशन भी नहीं निकलवाई। तब इसके बाद सर्विलांस टीम को सक्रिय किया जाता है और सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर निकलने में 24 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 11 तारीख को सीडीआर निकलती है। उससे पता चलता है कि राजेश देवी ने अंतिम बार जो फ़ोन किया था, अपने घर के ठीक सामने एक घर है देवी सिंह का, जो कि राजमिस्त्री काम करता है, एक गरीब आदमी है, उसको फ़ोन करती हैं और उनसे बातचीत भी करती हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट बातचीत होती हैं और यही बात देखते हुए आईपीएस ऑफिसर उस व्यक्ति को हिरासत में लेवा लेती हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी बार क्या बात हुई थी। तो वो कहता है, साहब उनके दूध उबालने की जो जगह है, बरोसी जिसको बोलते हैं, इस पर मिट्टी का एक घड़त टाइप का रखा जाता है, वो ख़राब हो चुकी है और मैं राजगिरी का काम करता हूँ, उसको ठीक करने के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ जाने वाला था, मैंने पता किया, लेकिन वो घर पर थी ही नहीं। जब मुझे पता चलता है कि वो गायब हो गई हैं, तो मैं भी उनके साथ ढूंढने में पूरी मदद कर रहा था। पहली बार तो उसने पुलिस को ये कहानी बताई। पुलिस उससे फिर पूछती है और फिर पूछती है। लगभग 24 घंटे का समय हो चुका था और देवी सिंह उसी बयान पर टिका हुआ था जिस बयान को वो पहले से पुलिस को बता रहा था। पुलिस ने आखिरकार उससे सख्ती से पूछा कि माजरा क्या है, जो भी है सच सच बता दो,
नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। आखिरकार पुलिस को उसने जो बताया सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस की एक बड़ी टीम तैयार की गई ताकि गांव का माहौल ना खराब हो जाए, और उस देवी सिंह को साथ लेके जाया जाता है। और ले जाने के बाद उसी जगह, जिस जगह की उसने लेबल किया था पशुओं के उठने बैठने के लिए, उसी जगह की फिर खुदाई शुरू होती है। वहीं एक टॉयलेट का टैंक था जो कि टैंक लगभग 10 फुट गहरा था, और उसके ऊपर एक पटरा रखा है, फिर मिट्टी और उसके बाद ईंटें उस पर बिछा दी गई थी। अब उसकी खुदाई शुरू होती है और लगभग 10 फुट की गहराई के अंदर इस महिला की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, ये बताओ, तो ये बताता है कि सुबह लगभग 7 बजे के आसपास राजेश देवी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि उसके घर की जहाँ दूध को उबाला जाता है उस बरोसी को ठीक करना है। इसी बीच में वो अपने पैसे का तगादा भी कर देती है। जब बात पैसे का तगादा करती है तो कहता है दे देंगे। यहीं से इन दोनों की थोड़ी कहासुनी हो जाती है, और इस देवी सिंह की जो पत्नी है सर्वेश, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बिफड़ जाती है कि उसके पति को आखिरकार इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है। वो अपने पति को इस कदर भड़काती है और कहती है कि तुम इसका आज ही काम तमाम कर दो। और जब बात काम तमाम करने की आती है तो सर्वेश सबसे पहले जाकर राजेश देवी के पैर पकड़ लेती है और उसको घर से बाहर जाने ही नहीं देती। साथ ही उसका मुंह भी बंद कर लेती है, क्योंकि ये महिला लगभग 50 से 52 साल के आसपास की थी, ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकती थी। ये जो लोग हैं इनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, किसी की 40 साल है तो किसी की 45 साल है। यहाँ इसने बचने की तमाम कोशिशें की। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि देवी सिंह ने उसके शरीर में कोई भारी चीज़ मारी थी, और साथ ही उसके जो गले में शॉल पड़ा हुआ था उस शॉल को ही उसने फांसी का फंदा बना दिया। वो तड़पती रही, अपने बचने के लिए तमाम गुहार लगाते रही, हाथों से इशारे भी करती रही। ना तो सर्वेश को और ना ही देवी सिंह को उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। उन्हें बिल्कुल भी सोचा नहीं, क्योंकि ये वही महिला है जब उनके खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, जब घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा था, जब घर में उनके पास उनके बच्चों के लिए 2 वक्त का आटा भी नहीं था। ये वही महिला थी जिसने 50,000 रुपये की कोरोना काल में मदद करके इस परिवार को आगे बढ़ने का एक मौका दिया था। मगर इन पति और पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। करीब 5 से 7 मिनट में उन्होंने उस महिला को मारकर और उस टैंक के अंदर डाल दिया, जो कि उनके लैट्रिन का टैंक था। उसके अंदर डालने के बाद उसको फिर उस पर एक जो उसका पटरा होता है उसका सेफ्टी टैंक का, उस पर ढकने के बाद उसमें मिट्टी डाली। मिट्टी के बाद उस पर ईंट से उसका लेबल कर दिया। पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जब एक पत्रकार इस व्यक्ति से पूछता है तो जो बयान इसने पुलिस को दिए हैं वही बयान उसने एक वीडियो में भी कही है, और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, बुरा वक्त आने पर हम लोग अक्सर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इस तरह की बातें सुनने के बाद शायद ही कोई किसी की मदद करेगा। हमें ये बताया जाता है कि आप पहले खाना मत खाइए बल्कि अपने पड़ोसी को खाना खिलाइए। हो सकता है कि आपका पड़ोसी भूखा हो। आप पहले कपड़े मत पहनिए, अपने पड़ोसी से पूछ लीजिए कि कहीं आपका पड़ोसी परेशान ना हो। मगर इस तरह की बातें जो समाज से निकल के आती हैं, ये वाकई बहुत तकलीफ़ दे बातें होती हैं, ये अंदर तक झकझोर देती हैं। आज की कहानी ने भी वाकई इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस तरह से तो कोई किसी की मदद करने से भी बचेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।